अस्सलामुअलैकुम। आगाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की शाम सियासत के आसमान पर एक नया सितारा उभरने को है और इक़्तिदार के ऐवानों में एक नई दस्तक सुनाई देने वाली है। कराची की फ़ज़ाओं में तब्दीली की हल्की हल्की सरगोशियाँ गर्दिश करती हैं, जहाँ गवर्नर हाउस के दरवाजे एक नए मकीन के इस्तकबाल के लिए खुलने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर के तौर पर हलफ उठाने जा रहे हैं, मगर ये सिर्फ एक हलफ नहीं बल्कि सियासत के शतरंजी तख्त पर मोहरा बदलने की एक नई चाल भी है। उधर इस फैसले ने इत्तेहादी सियासत के दरीचे भी खोल दिए हैं। MQM के हलकों में तशवीश की लहरें उठ रही हैं और फारूक सत्तार ये सवाल उठाते हैं कि अगर रिवायत का चिराग बुझाया जा रहा है तो फिर इक़्तिदार की इस कश्ती में सफर का जवाब क्या बाकी रहता है। दूसरी जानिब सबकदोश होने वाले गवर्नर कामरान टिसोरी के लहजे में भी सियासत की धीमी मगर मानी खेज गूंज सुनाई दे रही है, जैसे वो इक़्तिदार के पर्दों के पीछे छुपी कहानियों की तरफ इशारा कर रहे हों। इसी दौरान खिते की सफारतकारी की भी एक नई करवट लेने जा रही है। जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की डोर को मज़ीद मजबूत करने का एक पैगाम दिया है, जबकि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जंगी लिबास में मौजूदगी ने इस मुलाकात को गैर मामूली अलामती वजन अता कर दिया है। और सरहदों के पार भी मंजर खामोश नहीं। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाकिस्तान के शाहीन दहशतगर्दी के अंधेरों पर कारी जर्ब लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और वजीरिस्तान की सरजमीन एक बार फिर दरअंदाजी के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। यूं सियासत, सफारत और सिक्योरिटी के ये तमाम धागे मिलकर आज के मंजरनामे की एक पेचीदा मगर मानी खेज तस्वीर बनाते नजर आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आग बारूद और दावों की उस जंग में अब एक और दिन तलू हो चुका है, मगर उफक पर अमन की रोशनी अब भी धुंध में लिपटी नजर आती है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त ऐसे मैदान में तब्दील हो चुका है जहाँ हर सम से आने वाली खबरें किसी नए धागे, नए दावे और नई धमकी की गवाही दे रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी इस कशमकश को आज 14 दिन हो चुके हैं और यूं लगता है जैसे जंग का ये दरिया हर गुजरते दिन के साथ मजीद बिखरता जा रहा है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने एक बार फिर सायरन की आवाज़ों को फजा में गूंजने पर मजबूर किया है। जख्मियों की तादाद बढ़ रही है। मुतासरा इलाकों से शहरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जंग का दायरा सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहा, आसमान में जदीद दिफाई निज़ाम तैनात हो रहे हैं। समंदर में जंगी बेड़े हरकत में हैं और आबनाए हुर्मुज़ के पानी आलमी मईशत की नफ्स को अपनी गिरफ्त में लेते दिखाई दे रहे हैं। कहीं मिसाइल दिफाई निज़ाम मुंतकिल किए जाते हैं तो कहीं बारूदी सुरंगें और ड्रोन्स की खबरें आलमी तिजारत के रास्तों पर साये डाल रही हैं। इसी दौरान बयानात की जंग भी अपने उरूज पर है। कहीं फतह के दावे किए जाते हैं तो कहीं बदले के वादे सुनाई दे रहे हैं और आलमी ताकतें इस आग के गिर्द अपनी अपनी सफाते बिसात बिछाई बैठी हैं। ये थे नाज़रीन हमारे दो टॉपिक्स। स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक सुमैर साहब, असगर चौधरी साहब और किरण खान। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रही हूँ। इस वक्त में हम देख रहे हैं कि निहाल हाशमी गवर्नर सिंह जो है उन्होंने ओहदे का हलफ जो है वो उठा लिया है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कामरान टिसोरी साहब जो है वो कुछ शिकायतें शिकवे करते जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि डमी गवर्नर नहीं था, कह सकता हूँ किसने हटवाया लेकिन कहूँगा नहीं। एक तरफ इशारा भी दे रहे हैं कि मुझे किसने हटाया और दूसरी तरफ बताने से भी कासिर है, बताना नहीं चाह रहे। सर, इस सबको किस नज़र से देख रहे हैं आप? बड़ी अच्छी बात है जी। निहाल हाशमी साहब बड़े सियासी वर्कर हैं, काफ़ी जेलें काटी हैं मुस्लिम लीग नून के लिए और मेरा उनके साथ 92 से ताल्लुक़ वास्ता है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। माशाअल्लाह, इसका मतलब फिर हम आपको मुबारकबाद दे दें। जी शुक्रिया जी आपको। कल कल जब उनकी नॉमिनेशन हुई ऑफिशियली तो मैंने उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कराची आने की दावत भी दी कि जी मैं आपको ईद के बाद कराची बुलाऊंगा, तो उनका शुक्रिया उन्होंने याद रखा। गवर्नर हाउस के खारदार तारे लगी होंगी। नहीं, आप मुझे बात करने दें। दूसरा जो आपका सवाल है कि जी कामरान टिसोरी साहब कहते हैं मुझे किसने उठाया, भाई आपको लगाया किसने था, मैं आईनी बात करूंगा, बाकी पस पर्दा जो मामला हैं वो अलग हैं। आपको लगाया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब PDM दौरे हुकूमत आ चुका था, ठीक है, और आपको हटाया भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मायदा था कि गवर्नर सिंध जो है वो नून लीग का होगा और पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास गवर्नरशिप है। KP के अंदर फैसल करीम कुंडी है पीपल्स पार्टी के, बलूचिस्तान के अंदर नून लीग के हैं गवर्नर। तो ये एक मायदा था, उसमें ताख़ीर हो रही थी। फैसल वाडा बहुत सपोर्ट कर रहे थे कामरान टिसोरी को,
और आप मेरी बात समझ गए ना, जी, फैसल जी, वाडा सर, का नाम समझ लेने से गए। सब चीज़ जाहिर हो जाती है। अब कामरान टसूरी साहब नाम ले भाई कि मुझे शहबाज शरीफ ने लगाया था, शहबाज शरीफ ने हटा दिया, कोई पसे पर्दा किसी का नाम नहीं लेना की जरूरत, तो वो फूंक मार के फारूक स्टार को बता दें, फारूक स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, या असगर चौधरी के दोस्त हैं इन्हें बता देंगे। कामरान टसूरी साहब रहे गवर्नर, गवर्नर के पास क्या इख्तियार होता है? आइन के तहत चीफ मिनिस्टर जो समरी भेजता है उसकी अप्रूवल देनी होती है, कुछ एजुकेशन के इदारों का होता है, वो चांसलर होते हैं, वो सिंध की हुकूमत ने लेजिस्लेशन करके उनसे इख्तियारात वापस लेके वो चीफ मिनिस्टर को दे दिए थे। तो गवर्नर के पास एक सरमोनियल सी पोस्ट होती है, वफाक करने फिर इतनी तकलीफ क्यों भाई? तकलीफ फिर मायदा है इतनी ना। क्यों तकलीफ? उन्होंने क्योंकि गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला हुआ था। अब भी ये खुला रहेगा। रमजान में भी, और भाई खुला रहेगा। रमजान में भी वहाँ पर रोजाना अफ्तारियां हो रही थी। न्याल हाशमी उनसे ज्यादा अवामी आदमी है। चंगे अवामी आप वो अवाम सही से आवाम की खिदमत नहीं कर पा रहे थे कामरान टसूरी साहब, तो इस वजह से निहाल हाशमी जो है नहीं, गोल उनको प्लाजा वाले गवर्नर मामले जेल में गोल प्लाजा वाले मामले में असगर चौधरी साहब कामरान टसूरी ने क्या कहा था? असगर चौधरी भाई साहब थोड़ा सा गोल पॉइंट जो प्लाजा है को वो इससे ना जोड़े, वो अलग मामला है। जी मतलब जो बोलेगा तारिक नहीं उमर रहेगा। साहब, ऐसा कौन सा काम था जो कि कामरान टसूरी साहब सही से नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से निहाल हाशमी की जरूरत जो है वो महसूस जी की गई? ये बताएं। सियासी जरूरत है ना भाई। जी पीपल्स पार्टी ने जब जोर डाला कि भाई आप मायदे पे अमल करें तो वो होना है। अब MQM वाले फारूक स्टार साहब धमकी दे रहे हैं कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। मैं आज ही खबर दे रहा हूँ कि इसी तनख्वाह पे काम करेगी MQM, और हो सका तो काबीना में कोई इजाफा फेडरल गवर्नमेंट में हुआ तो एक एडमिनिस्ट्री इनको और दे के इनको राज़ी कर लिया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो पार्टी के कन्वीनर हैं वो आज तक नहीं बोले इस सारे मामले पे, मुस्तफ़ा कमाल नहीं बोले, क्योंकि वो दोनों कामरान टसूरी से ज़रा खार भी खाते थे, तंग भी थे। जी और ये सारा फारूक स्टार सर जी, हमने देखा कामरान टसूरी फारूक स्टार का सारा गुल मामला था। प्लाजा सानिया और होता है, उसके बाद बहुत ही ज्यादातर MQM हमें निहाल हाशमी नजर जो आती है, है, और उसी वक्त आइन ये पर बातें हो अमल रही है कि करेंगे, गवर्नर आइन सिंह को कानून के तब्दील कर मुताबिक दिया जाएगा। तारिक उमर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, ये पॉइंट हम तब से देखते आ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रही थी MQM, उसके साथ साथ गवर्नर सिंह जो थे कामरान टसूरी साहब, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे थे। सो उस पर जो सिंध की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, वो शायद उनको वो पसंद नहीं थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से ऐसी कुछ बातें उस वक्त कुछ बयानात जो हैं वो दिए गए हैं जिसकी वजह से ये हालात जो है यहाँ तक पहुँचे। सर, कौन सा ऐसा काम था जो कामरान टसूरी साहब नहीं कर सके थे? सो अब वो निहाल हाशमी आए हैं और वो करेंगे, और उसके साथ साथ सूबे की तरक्की में एक कलीदी किरदार जो है वो उनकी जानिब से अदा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखिए, जो सिंध और बिलखुसूस कराची की सियासत को समझने की ज़रूरत है। आप तारिक सुबैर साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। असल मसला पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान है, और ये तवील अरसे से एक जंग है, और लफ्जी जंग उनके दरमियान ये चल रही है। अक्सर और बेशतर आप देख रहे हैं कि जो सिंध असम्बली है वो भी अखाड़ा बनी होती है, फिर मीडिया के ऊपर भी तोपों का रुख एक दूसरे की जानब होता है। बिलखुसूस जब गुल प्लाजा वाला सानिया हुआ तो ऐसे सवालात MQM ने भी उठाए, और बिलखुसूस गवर्नर ने जो सवालात उठाए उसके उसी वक्त ये आना शुरू हो गया था कि अब ये गवर्नर नहीं रहेंगे जी, और पीपल्स पार्टी की सफ़ों से ये मुतालबा किया जा रहा था। मेरा यही सवाल था तारिक सुबैर साहब से, ज़रा सच बता देना कि तकलीफ नून लीग को नहीं थी, तकलीफ पीपल्स पार्टी को थी गवर्नर सिंध से। और इस वक्त चारों गवर्नर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के गवर्नर। निहाल हाशमी क्यों? मैं पहले एक पॉइंट सर मुझे बताने दें। तो हो सकता था निहाल हाशमी ने कुर्बानी दी है ना भाई पार्टी के लिए। सर जी, जो कुर्बानी देगा उसी को ओहदा मिल जाएगा। तो सियासत में यही होता है ना, जो कुर्बानी देता है लीडर उसको मौका देता है। और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, सो उनमें से भी किसी का नाम हो सकता था। नहीं, कुर्बानियां देने वाले ख्वाजा साद रफीक नहीं है, बिल्कुल वो उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी हुई है। लग सकते ना निहाल हाशमी साहब ने कुर्बानी। देखिए जी, पहली बात ये है सिंध का शहरी गवर्नर लगेगा। मैं बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। फिर अगर नून लीग अगर कुर्बानी देने वालों को सामने लाती है तो फिर मुझे सबसे पहले बता दें, वो साद रफीक कहाँ पर है? क्यों नहीं के मशीर लग सके? सेनेटर क्यों नहीं बन सके? मियाँ जावेद लतीफ़ क्यों नहीं बन सके? तारिक साहब तो राना सनाउल्लाह नहीं बने हुए, अंदर से अंदर की बात बताया। राना सनाउल्लाह नहीं बने। आप सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। कामरान टसूरी का दूसरा कसूर ये था कि उसने गवर्नर हाउस को प्योरली अवामी गवर्नर हाउस बना दिया था। रोज़ाना तकरीबात होती थी, बड़े बड़े इवेंट वहाँ पर होते थे, और कराची के शहरी बहुत ज़्यादा उस गवर्नर हाउस से
खुश थे, बल्कि उन्होंने वो एक लगाया हुआ था, घंटी लगाई हुई घंटा थी, लगाया हुआ था, घंटा के कोई भी आके बजाएगा तो अंदर से कोई भी अगर वहां पर वो मुगल दौर की यादें ताज़ा कर रहे थे। नहीं सर, बात मुगल दौर की नहीं है, बात ये कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई ना कोई चीजें जो है उनकी जानिब से स्टार्ट की गई थी आवाम की आवाज सुनने के लिए। फिर निहाल हाशमी साहब, आप देखें निहाल हाशमी साहब माशाल्लाह, कल हमारी एक कुलीग बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात कर चुकी हैं, मैं वो उस तरह की तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन निहाल हाशमी आप वो चाहते हैं कि हम इन्हें ज़रा थोड़ा सा ओब्लाइज कर दें, क्योंकि कल फिर भी तो ज़रूरत पड़नी है। ये आप एक यहाँ पर ट्रेंड ये सेट हो चुका है कि जिसने निकलना है प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसने जाना है अडियाला, ठीक है, तो पीछे कम से कम कोई बोलने वाला तो हो ना। तो इसलिए निहाल हाशमी साहब को, और दूसरा मुझे बताइए, मुशाहिदुल्लाह मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वैसे आपस की बात है, सिंध में नून लीग के पास है कौन? मुझे तो कोई ऐसा फेस नजर नहीं आता। बशीर मेमन है सदर है भाई। कौन बशीर मेमन? मीडिया तो उन्हें नहीं जानता, निहाल हाशमी को तो फिर कोई ना कोई जानता है। भाई 80,000 वोट दिए बशीर मेमन ने, बशीर मेमन ने 80,000 वोट दिए। बशीर मेमन की कोई एक तस्वीर में है नवाज शरीफ साहब के? हैं भाई, है ना, भाई है ना। चलिए अगले शो में दिखा देंगे असगर साहब, अगर आपने नहीं देखा। मैं अभी फोन से निकाल के दिखा दूंगा। जो है निहाल हाशमी साहब के नाम निकले। चले असगर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। डॉक्टर अली इमरान साहब, जो अवाम का सोचता है, जो अवाम की बात करता है, कहा तो ये जा रहा है शायद उसको हटा दिया जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कामरान टिसोरी साहब को हटाया गया यही वजूहात हैं, या इसके साथ ही आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा काम था जो वो नहीं कर पाए अवाम के फलाह बहबूद के लिए, सूबे के फलाह बहबूद के लिए, सो इस वजह से निहाल हाशमी का नाम जो है वो सामने आया, और अब निहाल हाशमी जो है वो गवर्नर सिंध हैं इस वक्त, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, टाइम थोड़ा होता है, वरना मैं चीज़ों की बैकग्राउंड पे जाके बात करूं। देखिए कुछ दिनों से आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट्स और मुस्लिम लीग नून से छोटे छोटे मुकालमे कर रहे थे, जिसको आप ये कहते हैं कि छोटी छोटी चपकलिशें इनके दरमियान पैदा हो रही थी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग, एस्टैब्लिशमेंट बल्कि नून लीग का क्या किरदार है। एस्टैब्लिशमेंट 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहती है, और सिंध ने जितने पैसे हड़प लिए और मजीद जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि फेडरल जो है ना वो पैसे सूबों की जो वो सूबाई माशी तौर पे वो खुद मुख्तार थे वो ख़त्म की जाए। तो उसमें आसिफ अली जरदारी के काफ़ी सारी जगह पे रोड़े अड़का रहे थे। अब हुआ ये कि अभी जो तसोरी साहब हैं ये तो सिर्फ निशाना बन गए उस सारी बैकग्राउंड का जो जरदारी साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान चल रही थी। हुआ ये कि इन्होंने कुछ गुल प्लाजा के ऊपर बयानात दिए, और फिर इन्होंने सिंध के कुछ वजीरों के खिलाफ बयानात दिए, और आसिफ अली जरदारी ने फिर इनको निशाने पर रख लिया। अब एंची एस्टैब्लिशमेंट को इनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 28वीं तरमीम आएगी, और उस 28वीं तरमीम में आप देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अशद जरूरत होगी, बल्कि दो मेन प्लेयर तो उनके यही हैं। अब आगे निहाल हाशमी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं। कई शोज में मैं उनके साथ उनके साथ बड़ा आमना सामना भी रहा, और बड़े हमारे तंदो तेज, आपके वकील भाई हैं भाई, पेटी बंद भाई हैं। जी मेरा तंदो तेज जुमले उनके साथ काफी शोज में हमारी गोलाबारी होती रही। आप इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे पॉलिशिया भी हैं। वो पॉलिश करने में भी उनका एक नंबर है, और जितनी अच्छे तरीके से उन्होंने पॉलिश चीज़ों को किया, आज उनको उसका जो है वो रिवार्ड मिल गया, और वो जो है वो सिंध के गवर्नर बन गए। लेकिन गवर्नर का अगर रोल देखा जाए तो गवर्नर का क्या रोल होता है? जैसे तारिक सुमैर साहब ने कहा कि एक सेरेमोनियल सी पोस्ट है, सिर्फ ये एक डाकखाना है, चीफ मिनिस्टर साहब जो समरी भेजते हैं उसको अप्रूव करके इनको भेज दिया जाता है, और फिर कुछ जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ये हेड होते हैं। लेकिन सिंध वालों ने वो भी उसको भी अमेंडमेंट कर दिया है असेंबली से, और अब मेरे ख्याल से वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी वो हेड नहीं रहे हैं। तो लिहाजा ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। कामरान टिसोरी भी पपेट थे, और जिनके वो पपेट थे उन्होंने उनको हटाकर एक नया पपेट ले आए हैं। तो इससे ज्यादा कोई मेरे आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। चेहरे की तब्दीली है, चेहरे की तब्दीली है, बाकी क्या फर्क पड़ना है? बाकी निजाम उसी तरह पूरे मुल्क का चल रहा है, वैसे ही चलेगा, तो आगे भी चलता रहेगा। जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब। किरण खान,
एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की हमने आपस में एक जंग देखी, लफ्जी जंग थी, बयानात थे, बड़ी बड़ी बातें थी कि गवर्नर हमारा ही होगा, लेकिन उसके साथ हम देखें कि गवर्नर जो है अब नून लीग का हमारे सामने आ रहा है। फारूक सत्तार जो है वो एक मुतालिबा के भी हुकूमत से करते इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि हुकूमत से अलहदगी पर गौर किया जाए। क्या आप समझती हैं कि वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने की एक हिकमत अमली और इस पर कुछ हो भी पाएगा? आकाशा, थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी जहाँ पे मेरे तमाम जो कोलीग से इनने बात की है, लेकिन जहाँ पर कमरान टसोरी की बात की जाए तो उनको हटाने की बातें तो उसी दिन बाज़गश करना शुरू हो गई थी जिस दिन ये हुकूमत आई थी। अगर आपने देखा हो तो उसी दिन बहुत सारे चैनल से खबर ऑन एयर की थी, बहुत सारे नाम भी तब सामने आए थे कि कमरान टसोरी को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली सिंध के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो आमने सामने है। हर जगह हुकूमत और अपोजिशन होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम का सामना करना पड़ता है। कमरान टसोरी जो है ना बड़े कूल काम किस्म के इंसान है, अगर आपने उनको देखा हो बहुत टाइम से, हमारी भी बहुत सारी उनसे मुलाकातें रही हैं। तो उस तरह की जैसे सबने कहा कि एक सेरेमोनियल आप कह सकते हैं कि ओहदा है, उसका कोई इस तरह से कोई वक़्त नहीं है, सिर्फ एक प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं या कुछ चीज़ों की जो उनके पास है वो चीज़ होती है। लेकिन अब जो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इनको इसलिए भी नहीं हटाया गया क्योंकि एमक्यूएम की जो सीटें थी और फिर जिस तरीके से अब वो इत्तेहादी है हुकूमत का, तो उस वक्त हुकूमत को ज़रूरत थी एमक्यूएम की, तो इस वजह से भी उनको उस वक्त नहीं हटाया गया। जो चीज़ें जैसे चल रही थी वो बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रखी गई। मौके की तलाश आप कह सकते हैं कि उस वक्त मौका तलाश किया जा रहा था कि कोई ऐसा लूप होल मिले और उसके बाद उनको चेंज किया जाए। गुल प्लाजा जी सारी जो बातें हैं ये सिर्फ बातें हैं, ये पहले से एक चीज़ थी। वहाँ पर कमरान टसोरी बहुत सारे लोगों की आप कह सकते हैं पसंदीदा शख्सियत भी थे, जो उनको लाने वाले थे, जो उनको बनाने वाले थे, लेकिन अब इस तरह की सर्कमस्टांसेस हो गए कि वहाँ पे उनको चेंज करना पड़ा। और निहाल हाशमी आज जो है वो 36वें जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ के गवर्नर सिंध जो है मुंतखब हो चुके हैं और अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। तो नून लीग डेफिनेटली देखिए, अब जैसे 2 जगहों पे पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, 2 जगहों पे नून लीग के आने थे, तो वो पहले से जब चीज़ें थी तो आप उन सारे डॉट्स को आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो आपके सामने सारी एक पिक्चर कहानी खुल के वाज़ह हो जाती है। एक राइट टाइम का जो है वो वेट किया जा रहा होता है कि चीज़ें हों, उसके मुताबिक उनको किया जाए। तो अब जिस तरीके से फिर गवर्नर टसोरी ने बयानात दिए और फिर एमक्यूएम ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा तपी हुई आप कह सकते हैं। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि ब्लैकमेल करके उनको कह रही है कि हुकूमत, देखिए आप अगर वो इलाक हो भी जाते हैं तो हुकूमत को उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जो सीटें हुकूमत को नून लीग को मिल चुकी हैं। तो वो चीज़ें करने की भी किरण बात देखिए, राज हमेशा से जब ओहदों पे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आपने आईनी ओहदे का जब आप हलफ उठाते हैं ना तो आप मुल्क की बका के लिए वो चीजें सामने नहीं ला सकते। हाँ, अब इशारों में जैसे वो कह रहे हैं डमी, भाई डमी तो तब भी आप डमी, ओहदा ही ये डमी है तो आप उसको किस तरीके से कह सकते हैं कि मैं डमी नहीं था। आपने कौन सी वो जो आप बातें कर रहे हैं ना, गवर्नर हाउस खुला हुआ था, नहीं होता, ये बहुत छोटी चीजें होती है, ये उस तरह से मैटर नहीं करती। ये आप देखें बहुत से, अब इस तरह से अगर आप केपीके के गवर्नर की बात कर लें, आप उनके एक दिन में चलने 2000 तो बंदा हम देखते हैं कि पूरे दिन में विजिट कर लेते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई जाती हैं, कुछ होती हैं जो चीजें नहीं दिखाई जाती। तो ये चीजें जो है ना ये चलती रहती हैं, हम उसके खिलाफ पे बात नहीं कर सकते। नून लीग के पीपल्स पार्टी की बात करती है, पीपल्स पार्टी तो कर सकते हैं, तो एमक्यूएम के वो भी बड़ा अवामी मिजाज का आदमी है। पंजाब वाले आप देख लें, जो पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के पास है ना, आने की कुछ बातें आप देखिए, हम नून लीग के पास निहाल हाशमी साहब के पास आए तो थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डिबेट कर लेंगे कि देखिए कमरान टसोरी बेहतर थे या निहाल हाशमी बेहतर थे। वर्कर आप देखें, अगर उस बात पे सियासत पे बात की जाए तो निहाल हाशमी कमरान टसोरी से आपको आगे दिखाई देंगे, जो इस तरह से वर्कर के पॉलिटिकल लिहाज से, अगर बैकग्राउंड के लिहाज से बात करते हैं तो वो अलग चीजें हैं। हम चीजों को ना मिडिल क्लास से है, इसमें कोई शक नहीं है, वो मिडिल क्लास है। देखिए हाँ, मिडिल क्लास, देखिए मिडिल क्लास हमेशा एक अच्छा वर्कर होता है, वो ज्यादा अवामी होता है क्योंकि वो अवाम में से आया होता है, उसको पता होता है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए, दिखाने के लिए कि जी देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। चांद रात पे आपने गवर्नर हाउस खोल दिया है तो ठीक है, आपने अवाम को खुशी दे दी है, तो वो चीजें हैं अपनी जगह पे। लेकिन हम जहाँ पे कुछ और टेक्निकल लिहाज से चीजों को देखा जाए, बात की जाए, तो वो कुछ चीजें और तरह से जहाँ पे हो रही है। तो जो अंडरस्टूड सी बात थी पहले से बात, ये आप कह लें कि जब पीपल्स पार्टी और जब ये एमक्यूएम इत्तेहादी बने हुकूमत में और हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, उस वक्त भी आपस में इनकी चपकलिश चल रही थी कि गवर्नर को चेंज किया जाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी कमरान टसोरी साहब को उस तरह से पसंद
नहीं करती, लेकिन जाहिर सी बात है एक आईनी होता है जो वफाक ने फैसला करना होता है। वफाक को अब बेहतर लगा कि उनको चेंज कर देना चाहिए, बनाने वाले भी वो थे, उतारने वाले भी वो हैं। तो इसमें हम पीपल्स पार्टी ये कह सकते हैं कि आप बातचीत तो उन्हें की होगी, लेकिन उनके हाथ में नहीं। अगर उनके हाथ में हो तो फिर तो पंजाब की भी चीजें जो है पीपल्स पार्टी के मुताबिक हो रही हूँ, सारी चीजें। देखिए आपने जो बात की ना कि एमक्यूएम हुकूमत से इलादा हो जाए, हुकूमत इलादा हो भी जाए, लेकिन इस वक्त हुकूमत ब्लैकमेल किसी सूरत भी नहीं होगी एमक्यूएम के नहीं, नहीं, मतलब एमक्यूएम जो है यहीं पर रहेगी। 28वीं तरमीम आने दे किरण, ये आप सियासी भी उधर हैं, मैं भी उधर हूं, के पार्लियामेंट में अलावा देख कुछ लेंगे। नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम और आप यहीं पर बैठ के गुफ्तगू कर रहे होंगे, एमक्यूएम कहीं नहीं जाएगी। जी तारिक साहब, एक शॉर्ट बस एक शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, निहाल हाशमी के पास अपना सियासी असासा और सियासी कुर्बानियाँ हैं, और टसोरी साहब के पास गोल्ड था। तो साद रफीक के पास भी तो यही कुर्बानी। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा, जो रवायत है कि जो सिंध की अगर हम बात करें तो जो देश सिंध की पार्टी के पास अगर हुकूमत है तो शहरी सिंध की जो पार्टी है उसका गवर्नर होता है, रहा है मासी में। बलूचिस्तान की बात करें तो अगर पश्तून बेल्ट से सीएम है तो बलोच बेल्ट से वहाँ पर गवर्नर होता है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर भी पश्तून है, नॉन पश्तून बेल्ट है। और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब और सराइकी बेल्ट की बात है। अब ये तारक साहब ने हर चीज को मिक्स कर दी है, ये कोई अजीब और गरीब जो है ना। सर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर्स के सामने रखा है, सो बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपका पॉइंट भी आ चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वलायत से मुलाकात में मुकम्मल यकजहती का एक अयादा जो है वो हमारे सामने आया है, और ये पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रही है। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती की हिमायत का एक मुकम्मल अयादा जो है वो हमारे सामने आया। इस चीज़ का आज़म किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी एड्रेस में सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी हुई है। तारिक सुमैर साहब, क्या ये पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और तैयारी का एक वाज़ेह पैगाम है, और इस चीज़ का एक वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया जा रहा है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, सो सऊदी अरब पे कभी भी कोई भी मुश्किल आएगी सो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? जी बिल्कुल जी, ये कोई पाकिस्तान की आज की पॉलिसी नहीं है जी। ये तवील पॉलिसी, हमारी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी जुज़ जो है वो है कि सऊदी अरब के साथ खड़ा होना है। मार्का हक के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा हुआ, जिसके ये अल्फाज हैं कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा, सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म के विज़िट से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए थे 3 दिन पहले, और सऊदी वज़ीर दिफा से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद वो वापस आए, फिर उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट दी, उसकी रोशनी फिर हंगामी दौरा वज़ीर-ए-आज़म का तश्कील दिया गया। फील्ड मार्शल पहले एडवांस में वहाँ पहुँचे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा और अता तारड़ के हमरा वहाँ पहुँचे, और जो रात गए इसका एलामिया जारी हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, और जो तस्वीर आई हैं ये सऊदी मीडिया ने जारी की हैं। तो उसमें जो मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कहते हैं कि ये बड़ा एक जेस्टर दिया गया है कि उस प्रेस रिलीज में अल्फाज हैं कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, ये अल्फाज हैं उसमें। और दूसरा फील्ड मार्शल का जो कम्बैट ड्रेस है कि ये होता है, अमूमन होता है कि जो फॉरनर से आप मिलते हैं, डिग्नेटरी से मिलते हैं, तो इस तरह का लिबास नहीं पहना जाता जी। जो आर्मी चीफ्स होते हैं या डेलीगेशन होते हैं। तो ये एक मैसेज दिया गया है कि इस हालत जंग में हम आए हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो मैंने महसूस किया है सऊदी क्राउन प्रिंस की वलीअहद की, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और हम हमेशा की तरह खड़े हैं। जब 98 की बात है, मैं मिसाल दे देता हूँ, एटमी धमाके हुए और पाकिस्तान पर अमेरिका समेत क्लिंटन ने $5 बिलियन की इमदाद की पेशकश की कि हम ये दे देते हैं, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और वो धमाके किए और पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी। तो सऊदी अरब ने उस वक्त मदद की। मुझे याद है उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जी सर मरहूम सरताज अजीज़ बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने हमें बताया था कि डेफर्ड पेमेंट 3 साल की, ये लफ्ज़ आपने ख़बर में यूज़ करना है ताकि अमरीकी नाराज़ ना हो जाए। ये उनके अल्फाज थे। आफ्ती रिकॉर्ड हमें जो ब्रीफिंग दी थी, तो हम खबरों में फिर वो लफ्ज़ यूज़ हुआ था। डेफर्ड पेमेंट पे 3 साल के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आयल दिया और बाकी इमदाद दी। तो
उस वक्त सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ, हम हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़े हुए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने बहुत समझाया है अभी ईरानी क़यादत को कि भाई आप सऊदी अरब का रुख ना करें। सर वो तो वहाँ पे जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहे हैं ना, अमेरिका के फौजी अड्डे हों या जो भी हों, हमारा एक डिफेंस पैक्ट है ना। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि इधर पड़ोसी मुल्क है ईरान, हम ईरान के साथ हैं, ईरान की हमने हर जगह हमायत की है। पिछले साल जून की जंग में भी हमने हमायत की थी और ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। तो अब उसका नतीजा ये निकला है पाकिस्तान की कोशिशों से कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने वाले हैं आजकल में। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ जा रहे हैं, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा होंगे, अमान के वज़ीर ख़ारजा होंगे, तुर्किया मेज़बानी करेगा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा या उनका आला सतह का डेलीगेशन जो इन हालात में वहाँ पहुँच सका वो वहाँ मौजूद होगा। एक रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, तुर्किया की तरफ से कि भाई अमन की तरफ आएँ, बातचीत करें और कोई फेस सेविंग सबको मिल जाए और सीज़ फायर हो जाए। तो पाकिस्तान का जो किरदार है बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त तक, और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है इस सारी सूरत हाल में वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और इसके साथ ही असगर चौधरी साहब, जिस तरीके से तारिक ज़ुबैर साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो इस वक्त दोनों चाह रहे हैं कि बातचीत से कोई मसले का हल निकाला जाए, कोई सीज़ फायर की तरफ बढ़ा जाए। कुछ लगता है कि इन बातों का कोई हल निकलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। रिजीम चेंज की जो बातें थी वो भी कहीं पीछे रह गई हैं और उसके साथ साथ ईरान की जानिब से ये कहना है कि जितने भी हमारे शहदा हैं उनका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जी बिल्कुल आकाशा, ईरान की तरफ से बड़ी अच्छा जस्टर पाकिस्तान के लिए दिया गया है और पाकिस्तान और रशिया दोनों के लिए कि ये हमारी बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि यहूद और अनूद ने हमें एक मुश्किल दौराए पर खड़ा कर दिया था। हमारे लिए चॉइसिंग बहुत मुश्किल हो गई थी कि एक तरफ जैसे तारक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि सऊदी अरब के साथ हमारा दफ़ाई मायदा है और उसमें ज़ाहिर है कि पहले तो एक तवील अरसे से अरमैन शरीफैन की हिफाजत जो है वो हमारे ज़िम्मे थी, हमने उसका ज़िम्मा लिया हुआ था और ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात थी। मगर ये जो दफ़ाई पैक्ट था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक समझा जाएगा, और जो दुश्मनों की कोशिश भी यही थी कि ईरान को इसी तरीके से एंगेज किया जाए क्योंकि पाकिस्तान पाबंद है उस मायदे का। तो उसमें एक तो पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़े अच्छे अंदाज से और जो हमारे सफारतकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा, और ख़ारजा अमूर के जो हमारे दिमाग हैं, बाबू हैं, इस दफ़ा उनका कम अज़ कम उनका कुछ काम हमें नज़र भी आया है कि ना सिर्फ उन्होंने ईरान को अंगेज रखा बल्कि सऊदी अरब के साथ भी मुकम्मल वो अंगेज रहे और साथ ही तुर्किया या दीगर जो दोस्त ममालिक के उनके साथ वो राब्ते में रहे। तो ये एक बड़ा अच्छा रास्ता निकल रहा है उसमें। देखें, वज़ीर आज़म का ये दौरा गो के इंतहाई मुख्तसर था। ये तकरीबन मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 6 घंटे के लगभग का ये सिर्फ दौरा था, लेकिन इंतहाई अहम दौरा था। और साथ ही चूँकि फील्ड मार्शल साहब की वहाँ पर पहले भी वहाँ पर मौजूदगी और फिर जो ये मुलाकात थी वो एक मौजूदगी थी, और वो भी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है मगर ईरान के साथ भी वो राब्ते में है। वो दुश्मन को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा कि वो भाई को भाई से लड़ाए। देखिए, अब तक की कोशिश क्या थी, जो कुछ ईरान की जानब से अटैक बिलखसूस मिडल ईस्ट में किए जा रहे हैं, अरब ममालिक के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, वो तो किसी वक्त भी ये आप इसे समझ सकते हैं कि बारूद का ढेर है और किसी वक्त भी ये एक तीली लगाने की देर है। ये पूरा खिता आग की लपेट में आ सकता था, और इसमें ना सिर्फ अरब ममालिक, ईरान और पाकिस्तान और जो दोस्त ममालिक थे उनका इस पर बड़ा अहम किरदार रहा है, और उन्होंने कोशिश की है कि सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। और यही बैक चैनल वो राब्ते थे गो के ईरानी लीडरशिप को ये समझाने की भी कोशिश की गई, दोस्त ममालिक की जानब से ये बताने की भी कोशिश की गई कि जो अन्य वाह जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर भेज रहे, चले जो आपके तले बेब की जानब जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के ऊपर कम अज़ कम ये अन्य वाह मिज़ाइलों की या ड्रोन्स की बारिश ना करें, ये सूरत हाल बिगड़ सकती है। अब देखिए, ख़ुद इसराइल बड़ा परेशान हो चुका है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ज़रा उनकी बॉडी लैंग्वेज का आप जायज़ा ले लें, वो बिल्कुल एक वक्त में कुछ और बात कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद वो अबाउट टर्न लेते हैं और कोई दूसरी बात शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह खैरियत करे। आप बिल्कुल चूँकि आखिरी अशरा है, रमज़ान ईद भी बड़ी करीब है,
तो अल्लाह करे ये जंग जो है जो इस खित्ते में और जो हमें बादल नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ताला कोई करम फरमाए। डॉक्टर अली इमरान साहब, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले जो है वो स्टिल जारी हैं। पाकिस्तान का अभी तक एक मौक़िफ़ जो है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वहाँ से जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान में एंटर ना हो, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाएं, पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करें। सर, इसका ना अब पाकिस्तान जो है वो एक मुस्तकिल हल चाह रहा है। क्या समझते हैं, कोई मुस्तकिल हल जो है इसका निकल पाएगा या ऐसे ही ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आकाशा, अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पहले आपने इन तालिबान को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया अमेरिका की कोल्ड वॉर के अंदर। ये इनको आपने इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि इन्होंने ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन था उसको तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। गो कि ये प्रॉक्सीज थे, कभी ये इंडियन प्रॉक्सीज, कभी इंडिया की प्रॉक्सी रहे और कभी पाकिस्तान की और कभी बैनुल-अक़वामी ताकतों की प्रॉक्सीज बन के ये लड़ते रहे हैं। आखिर में ये एक ऐसा सांप बन गए हैं कि अब ये हर एक को डसते हैं, कभी पैसों के लिए और कभी अपने ज़ाती मफादात के लिए। आज पाकिस्तान की जो फौज इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, देखें हमें 2-3 चीज़ों को बड़ा जो है ना वो उन पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजूहत है कि आज तालिबान पाकिस्तान के दर पे हैं। देखिए, जब तक तो हम इनकी इमदाद करते रहे, जब तक अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर रहे, तो पाकिस्तान इनके लिए बड़ा अच्छा था। इवन हमारे चीफ ऑफ ISI के जो चीफ थे जनरल फैज भी, उन्होंने जाकर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा टीज फैंटास्टिक। तो क्या हुआ कि अचानक ये लोग आपके खिलाफ हो गए और फिर ये इंडिया की प्रॉक्सी बने और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इसकी जो तारीखी पस मंजर वो ये है कि हमने इन पर कभी भी जो है इनको वो उतना हार्ड टाइम नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। इन्होंने अपने अंदर पाकिस्तान TTP है आपकी होगी या BLA होगी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी होगी, उन लोगों को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, उनको ट्रेन करना शुरू किया और उन्होंने फिर पाकिस्तान में हमले शुरू किए, जिससे आपने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 महीने में बड़े सख्त अटैक आए। कुछ इस्लामाबाद के अंदर आए जिसमें हमारे अहले तशीद भाई जो है वो शहीद हुए 40 के करीब, और इसी तरह ही पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी आते रहे। लेकिन एक बात आप ये याद रखें कि हम हमेशा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इनको ये बात याद दिलाती रही कि जो तालिबान है उनसे आप बैठकर बात करें। जब तक आप इनसे बैठकर बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सर बैठ के कौन सी बात की जा सकती है? जिस तरीके से हमने ये सुना था, बात कर रहे हैं आप या अफगानी तालिबान की बात कर रहे हैं? मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ सर, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें हम इनको बार बार बताते रहे कि जब तक आप इनके साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, जब मामलात को टेबल पर सर ये बता दें, बैठ के क्या बात हो सकती थी अफगान तालिबान? देखें पाकिस्तानी अफवाज जो थी उनका एक बहुत लंबा टाइम, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत लंबा टेनोर है, 79 ऑनवर्ड्स 80 से लेकर आज 2026 तक एक बहुत बड़े ताल्लुकात के राब्ते इनके साथ रहे थे। अगर आप चाहते तो चीजें टेबल पर बैठ के, लेकिन कातलों से क्या बात की है डॉक्टर साहब, जरा खुल के बताएं सर। चले मजबूरन में बोल पड़ा हूं आपकी बात में। चले देर आए दुरुस्त आए, आपने अटैक्स कर लिया, मजीद अटैक जारी रहेंगे तो कभी उम्मीद है कि क्या किसी को दोबारा भेज दिया जाता काबुल के चाय पीकर आ जाए? कातलों से क्या बात की जाए सर डॉक्टर साहब? क्या किसी को दोबारा भेज दिया जाता काबुल के चाय पीकर आ जाए? मेरे बच्चे रोज मर रहे हैं सर, असगर चौधरी साहब बॉर्डर्स के ऊपर मर रहे हैं, मसाजिद में मर रहे हैं। असगर चौधरी साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी डॉक्टर अली इमरान साहब, अगर देखें पूरी दुनिया में आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मतलब जो सबसे बड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी जो आपकी 40s के एरा में खत्म हुई, तो वहां पर भी लोगों ने टेबल पर भी बैठकर बात की और बात टेबल पर ही बात खत्म हुई, वहीं चीजों को आपने कंक्लूड कर लिया। मैं समझता हूं कि अगर आप अफगान तालिबान से आज भी बैठकर बात करें तो ये चीजें जंग के बजाय। सर इससे पहले बानी पीटीआई भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया जाता तो वो इन अफगान तालिबान से बात करके मसाइल जो है उनको हल करवा लेते। तो कौन सी बातें थी जो वही हल करवा सकते थे सर? जी ऐसे ही थी। और मैं डॉक्टर साहब हम तो बैठना चाहते थे, वो जयशंकर के साथ बैठना चाहते हैं। मुझे थोड़ी सी कसक है, मुझे थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। सऊदी जो सवालात थे उस पे मुझे आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा, तो मैं सऊदी इस इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखिए मुस्लिम उम्मा के कमाल किया सर जी। देखिए मुस्लिम उम्मा का
जो सबसे बड़ा ये जो आज तेल पर बैठे हुए हैं ये अरब, जिन्होंने अपने लोगों को महकूम बनाया हुआ है, आप ये देखें कि सऊदी अरब ने जो मुस्लिम उम्मा के ज़खायर हैं तेल के और सोने के, ये उस पर काबिज है। इन्होंने अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के अंदर अमेरिका के बैंकों के अंदर पार्क किए हुए हैं, और आज 56-57 इस्लामी ममालिक के अंदर देखें भूख अपना नंगा नाच कर रही है। फिर आपने बात की कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की औकात क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या कर लेना है? सर, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। सर, आप पोजीशन में बैठ के ये बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया कि उनसे अपना जहाज वापस लिया हो। यहाँ तो एक ऐसे उनसे फ्लाई करते हुए जहाज सऊदी अरब ने वापस मंगवा लिया। काबिज हुआ ये जाली मैंडेट के इस मुल्क के ऊपर काबिज है। वो हमारा अंदरूनी मामला ना, जाली मैंडेट है। सऊदी अरब के साथ ना लिंक कर रहे हैं, तमाम इदारे तबाह हो गए, सऊदी अरब के साथ ना लिंक कर रहे हैं। वो हमारा अंदरूनी मामला है। आप जाकर उनसे भीख मांग रहे हैं अपने जो 25 से 27 सर, वो हमसे कह रहे हैं कि सर जी वो हमारी आर्म फोर्सेस को मान गए हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का पूरी दुनिया में बोलबाला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया मान चुके हैं। आप अपोजिशन में बैठ के अगर कह रहे हैं कि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं या वो नहीं सही है, तो क्या हो सकता है? मासूम सी बात पूछी थी कि तालिबान जयशंकर के साथ बैठ रहे हैं, हम बैठ के क्या करें उनके साथ? इनके पास कौन सी इखलाकी और माशी जुर्रत है कि ये किसी से बात करें? अच्छा, मंत्री के पास है। आज इन लोगों की वजह से ये 40 साल से जिन चोरों को आपने अपने सरों में बिठाया हुआ है, सर जी हमने कहा अभी सर जी के फैसले सर हम चोरों और फरिश्तों में तो पढ़ते ही नहीं है ना। एक मिनट प्लीज दीजिएगा। डॉक्टर अली इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि 40 साल से तो हमने फिर जो अफगान तालिबान है उनको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अफगानी जो थे पाकिस्तान में मौजूद थे उनको खिलाया पिलाया, यहीं पे रखा। सर आज आप उनके साथ बैठ के बात करने का वक्त आ गया। सर जी आप बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात की जाए। और वो मोदी के साथ बैठ रहे हैं। मैडम आप ही पूछ रहे हैं इनसे ना। जहाजों में घूमते हैं और वो जहाज बयाना ठीक होने के लिए जाते हैं, और ये 27 लाख जो मजदूर हैं सऊदी अरब के अंदर उनको गिरवी रखकर उनसे पैसे मांग रहे हैं। और कितना इस मुल्क का इन्होंने तबाह करना है। डॉक्टर अली इमरान साहब आपका पॉइंट आ चुका है। पाकिस्तानी बड़ी मेहनत करते हैं वहाँ, उनके बारे में ऐसे फिक्र ना इस्तेमाल करें, मेहरबानी करें। पाकिस्तानी ओवरसीज बड़ी मेहनत करके अपना मुल्क के लिए किरण आपकी तरफ में आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि ईरान जंग के बाद पहली मर्तबा डॉक्टर साहब मेरा बड़ा मासूम सी बात थी। डॉक्टर अली इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब प्लीज मुझे वक्त दीजिएगा। किरण खान, ईरान जंग के बाद नेतन्याहू की एक पहली तकरीर जो है वो सामने आ गया और बहुत बड़े बड़े उन्होंने दावे कर दिए कि भाई हमने तो ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी क़यादत को मार दिया है, हर तरीके से ईरान जो है वो इस वक्त हमारे कंट्रोल में है। हम देख रहे हैं कि जंग का 14वां रोज जो है उसके साथ इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले जो हैं वो भी ईरान की तरफ से जारी हैं। ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुतासर इलाकों से शहरियों को खला की हिदायत भी इसराइल ने कर दी हैं। क्या आप समझती हैं कि ईरान की तरफ से इसराइली शहरियों को निशाना बनाने की हिकमती अमली जो है वो दुरुस्त है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू जो है वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे? क्या कहेंगी? आकाशी, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, आप कहती हैं कि इसराइल कह रहा है कि हमने ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया। जब आपने उनका समुद्री लिहाज से बहरी सारा सिस्टम तबाह कर दिया है, आपने उनके मिसाइल तबाह कर दिए, आपने उनका तमाम असला तबाह कर दिया, आपने ऑयल फैक्ट्रीज तबाह कर दी, तो ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा फिर भी मुज़ाहमत इसराइल की जानिब से ईरान की जानिब से कैसे हो रही है? तो ये बड़े सवालात हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बयानात होते हैं ताकि अपनी अवाम को खुश किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे पहले इस तरह के जो है बयानात दिए और इसके साथ साथ अब नेतन्याहू की जानिब से भी यही आ रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ईरान की जीत है। आप देखें कि जिस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ईरान ने इसराइल को आप कह सकते हैं कि नाकू चने चबवाए हैं। इसराइल देखें एक छोटा सा मुल्क, जो छोटी सी आबादी है, वहाँ पर एक भी अगर मिसाइल जाता है तो पूरी अवाम की जो आबादी है उसकी नींदें हराम हो जाती हैं। जबकि ईरान उसके मुकाबले में 4 गुना है। आप देखें तो ईरान के 2 महाजों पर आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि जहाँ पर जंग ज़्यादा आप शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो डटा हुआ है, वो डर नहीं रहा। उसको वो अपनी तमाम तर ज़रूरियात जो है खास करके वो अपनी खुद पूरी कर रहे हैं। चाहे तेल तो वैसे ही तेल का बादशाह है, बाकी उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ से पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर ईरान बनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है और बाकी मुल्कों के ऊपर जिस तरह मिडल ईस्ट की मशक़ वस्ता की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर अगर ईरान उस तरह से ज़्यादा शिद्दत से आता है, जो कि बाकी ममालिक की कोशिश है कि जो मशक़ वस्ता के ममालिक हैं वो आपस में लड़ें और आपस में ये जंग शुरू हो जाए,
जाए तो फिर खित्ते की जो सूरत हाल है वो बहुत मुतासर हो सकती है। अभी तो सिर्फ आप समझ सकते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान है, और मिडल ईस्ट के ईरान सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमले कर रहा है जहाँ पर उसको लग रहा है कि वो अड्डे जो हैं उसने अपने मिडल ईस्ट में अमेरिका को दिए हुए। अमेरिका को 30 साल आकाशा लगे थे ये चीज़ें सारी स्ट्रेटेजिक बिल्ड करते हुए, तमाम तर अड्डे बनाते हुए, अपनी तमाम तर चीज़ें करते हुए। ईरान ने उनको आप कह लें कि 90 to 80% सही अहदाफ निशाना लगाए हैं। कतर की बात की जाए, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया में सिर्फ उस तरह से नहीं कर पाए और नहीं किए, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए ये सऊदी अरब और जितने भी बाकी इस्लामी ममालिक हैं, ईरान, और उस तरीके से मैं यहाँ पे अप्रिशिएट मिडिल ईस्ट के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको करना चाहूँगी कि ईरान के जवाब में उनने उस तरीके से कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान भी अपने दिफा का हक रखता है। जब आप अपनी सरजमीन, हम अपने लिए जब बात करते हैं कि भाई अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, तो ईरान भी तो अपने दिफा का उसी तरह से हक रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ बयान तक लग रही है, रियलिटी में आप देख लें कि रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर रियलिटी इसके जो है बरअक्स होती तो इस वक्त फिर आप जो है आपको इस तरह के बयान देने की जरूरत ना पड़ती। मनाजर जो है ना सोशल मीडिया पे, अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आप देखें कि कुछ भी कहीं पर होता है ना, सबसे पहले आवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये एक चीज़ आज के सोशल मीडिया की सबसे अच्छी है। कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कह सकते हैं कि आप बात कुछ करते हैं लेकिन जो मनाजर हैं वो उसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई होते हैं। तो ये जो उनके बयानात हैं ना, ये ईरान को हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है, ईरान अब उठ के खड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए आप उसको कुछ भी नहीं कर पाए, आपने शहादत के बाद आपने रजीम चेंज की बात की, आप ना ही रजीम चेंज कर पाए, ना ही आप उनके अवाम को तोड़ पाए, आप उनको कुछ भी नहीं तोड़ पाए, तो आप किस चीज की कह रहे हैं कि आप जश्न मना रहे हैं? आप कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, ईरान जंग के बाद ये जो नेतन्याहू की पहली तकरीर है, इसको भी मैंने आपको बताया कि पहली तकरीर सामने आई है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे जो हैं वो भी किए, और उसके साथ हम देखें कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपने पहले ये जो ऑडियो पैगाम है उसमें शहदा का बदला लिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है कि बदला तो लिया जाएगा। क्या ये ईरान की मुज़ाहमत को मजबूत करेगा? और उसके साथ साथ रूस का एक बयान है कि ईरान को दिफा का हक हासिल है, क्या ये ईरान को सफारती हिमायत फराहम कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं मुख्तसरन बिल्कुल ये इसके ऊपर बात करूँगा। देखें ये दो बयानात हैं, एक लीडर के बयान है, एक गीदड़ का बयान है। नेतन्याहू कहाँ थे इतने दिन? और अगर नेतन्याहू और उनके जो आका हैं अमेरिका, अगर उनमें इतनी ताकत थी तो कम से कम वो कुछ जहाज तो वहाँ से गुजरवा देते अरब से, और फिर जी, और फिर भलाओ माशाल्लाह इंडियन मीडिया का। और जिस तरह भी बिल्कुल किरण ने दुरुस्त बात की, एक तो वैसे भी सोशल मीडिया से कोई चीज़ जो है वो बच नहीं सकती है, लेकिन वो जो इंडियन मीडिया गया है, इजराइलियों ने तो बड़ी कोशिश की थी कि हम ज़रा चीज़ों पर सख्त सेंसरशिप रखें, मगर उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, फिर बता दिया कि ईरान ने जवाब क्या दिया है। दूसरी बात यह देखें, जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो बात की है वही जुर्रतमंदाना बात है, वही लीडर की बात है, और 14 दिन गुजरने के बावजूद देख ले ईरान खड़ा है और पहले दिन से ज्यादा सख्त जवाब दे रहे हैं। वो तो खुद ये कह रहे हैं पहले कि हमने अपने थर्ड क्लास जितने वेपन्स थे वो इस्तेमाल किए, असल वेपन तो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपका सारा निज़ाम हम मफलूज कर चुके और आप अब तबाही और बर्बादी फैलाने वाले वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए रशिया क्यों ना सपोर्ट करे, एक तो रशिया पहले भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आप तो उसके वारे न्यारे हो गए। एक जानब वो एक सुपर जो ताकत है जिसे उसे यूक्रेन में फंसा के रखा हुआ था उसको ज़रा वो दुरुस्त कर रहा है, और दूसरा रूसी तेल अब समुद्रों से ही फरोख्त होना शुरू हो गया। सही कहा सर आपने। जहाँ ट्रंप साहब ने पाबंदियां लगाई थी, अब वो बल्क की तादाद में लोग वो ऑयल उनका जो है वो फरोख्त हो रहा है, वो इंडियन बंदरगाह पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक गलती की वजह से जो उन्होंने इस्राइल का साथ देकर एक पॉइंट देता चलूं, इसीलिए आकाशा के डर की वजह से, आकाशा के गुस्से की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया और उसका ऐलान कर दिया गया। आपकी तरफ से अच्छी खबर, कि ऑयल की जो कीमतें हैं, जो पेट्रोल या डीजल की कीमतें वो नहीं बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया तारिक सुमेर साहब, असगर चौधरी साहब, किरण खान साहब और डॉक्टर अली इमरान साहब। इसी के साथ इब्ती मेज़बान आकाशो यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।